ओके, तो देखिए स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज देखिए क्या है हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को जनरलाइज कर सके। ठीक है, इनके लिए कुछ रूल्स हम बना लेंगे इन जनरल, ठीक है, या फिर वो एक सिंपल रूल होगा या फिर ग्रुप ऑफ रूल होगा। ठीक है, तो उन सभी को हम जो है समराइज करके उनको जो हम जो है एक सिंपल रूल बनाकर जो है उनको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जितनी भी स्टडी करेंगे वो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेकर करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र क्या है, हमारे लिए जान पहचान वाला है। हम इसी क्लास 11 12 में जो है अच्छी तरीके से पढ़ा था। ठीक है, इसलिए हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे। उसके बाद देखिए मैंने आपको यहाँ पर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या लिखवाई, डेफिनेशन लिखवाई, परिभाषा लिखाई। टू जनरलाइज ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ए सिंगल रूल और ग्रुप ऑफ रूल्स वी यूज दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे निर्देश तंत्र है उनको जनरलाइज करने के लिए, उनका सामान्यीकरण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ रूल्स बना रहे हैं या फिर ग्रुप ऑफ रूल्स बना रहे हैं और उनका यूज करेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र यानी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि गोलाकार निर्देश तंत्र, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि बेलनाकार निर्देश तंत्र। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने ड्रॉ किया और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ये यहाँ पर क्या है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन है और इसमें तीन क्या होते हैं, वक्र होते हैं, कर्व होते हैं। ये देखिए आपके पास U1 कर्व है, ये वाला U2 कर्व है और U3 कर्व ये वाला है। सभी जो कर्व होते हैं उनके अलोंग क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन को शो करने के लिए हम कोई पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट पे क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। इसी मैंने यहाँ पर क्या बनाया, U1 पे टेंजेंट बनाया, तो ये क्या हो गई, U1 कर्व पे डायरेक्शन हो गई। तो U1 कर्व पर इस पॉइंट की डायरेक्शन हो गई, तो ये पॉइंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए यहाँ पर मैंने यूनिट वेक्टर यूज किया E1 कैप। सिमिलरली मैंने U2 कर्व पर भी क्या कर लिया, पॉइंट लिया और टेंजेंट बनाया। तो यहाँ पर डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या ले लिया, मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया E2 कैप। सिमिलरली U3 जो कर्व है, U3 जो वक्र है, वहां पर मैंने डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या कर लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया E3 कैप। और आपको डेफिनेशन मैंने क्या बताया, उसके बाद में बताया कि आपके पास में जैसे आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट्स XYZ यूज करते हो पार्टिकल की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, सिमिलरली वहां यहाँ पर जो है हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेंगे U1 U2 U3, इनका यूज करेंगे और इनको यूज करते हुए हम जो है पार्टिकल की पोजीशन को लिखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप जो है किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने रेक्टेंगुलर में R वेक्टर से शो किया था, बिल्कुल आप यहाँ पर भी जो है R वेक्टर से शो कर सकते हो। तो आप इसे लिखोगे कि पोजीशन वेक्टर जैसे R वेक्टर है तो क्या होगा आपके पास में, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर होगा R U1 U2 एंड U3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पोजीशन वेक्टर जो R है वो पोजीशन वेक्टर जो है वो U1 U2 और U3 3 कोऑर्डिनेट्स पे क्या है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। सभी को आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। देखिए क्लास जो आपके पास में BSc फर्स्ट ईयर थी उसमें आप सभी ने पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। देखिए किस तरीके से हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते हैं, जब आपके पास में कोई वैल्यू और कोई फंक्शन जो है वो आपके पास में जो है वन मोर, यानी जैसे आपके पास में ओनली x होता तो आप जो इसका कंप्लीट वाला करते, लेकिन यहाँ पर देखिए U1 U2 और U3 3 क्या है यहाँ पर वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पार्शियल वाला करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा dr वेक्टर आप निकाल रहे हो, तो dr वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर पहले आप क्या करोगे, r का U1 के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसे बोलते हैं, और फिर इसका कंप्लीट पार्ट यानी कि du1 आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, और बीच में एडिशन का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद में आप U2 के रेस्पेक्ट करेंगे, यानी कि R का क्या कर रहे हो आप लोग, आप करेंगे U2 के रेस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ पर कंप्लीट वाला पार्ट लिखेंगे du2। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर R का U3 के रेस्पेक्ट में करेंगे और उसके बाद में जो है इसका हम जो है कंप्लीट निकाल लेंगे du3 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया R वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर, या फिर आपके पास में से बोल सकते हो विस्थापन सदिश जो है। ठीक है, इसका हमने क्या कर लिया, यहाँ पर पूर्ण अवकलज निकाल लिया। ठीक है, साथ के साथ करते भी रहेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले ही करते रहेंगे। ठीक है, ये वाला तो हिंदी में लिख लिया होगा आपने
और उसके बाद में ये कर लें। ठीक है, आगे की तरफ देखिए। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसे इन जनरल अगर मैं लिखूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो वाला आपके पास में ये जो टर्म है, ये देखिए यहाँ पर U1 है, यहाँ पर U2 है और यहाँ पर U3 है, और यहाँ पर U1 है, यहाँ पर U2 और यहाँ पर U3 है। तो इसको इन जनरल अगर हम लिखें तो ये लिखा जाएगा dr वेक्टर इज इक्वल टू डेल r अपॉन डेल यू आई में इसे लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूं DUI, और इसे यहाँ पर मैं बना रहा हूं, यहाँ पर समीशन का साइन में बना देता हूं। ठीक है, समीशन i इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि i जो है वो वेरी कर रहा है 1 2 3, और ऐसा करके आपको क्या करना है, समीशन यूज करना है, नहीं एडिशन यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे पास में ये जो टर्म है, इस वाली टर्म, तो इसको मैं यहां पर ले रहा हूं नाउ टर्म, जो हमारे पास में टर्म है, ये टर्म है डेल r अपॉन डेल UI। इस टर्म को मैं यहां पर बोल रहा हूं BI। यहां पर I क्या है, I जो यहां पर वेरी कर रहा है 1 2 3। ठीक है, और इसको मैं नया नाम दे रहा हूं फ्रेंड्स, इसको नया नाम है आपके पास में बेस वेक्टर। हेयर BI, इसको मैं वेक्टर बना देता हूं। तो वेक्टर बनाने के लिए इसी के ऊपर क्या लगा दो, वेक्टर फॉर्म में लगा दो इस तरीके से, ये वेक्टर हो गया है। ठीक है, इस तरीके से तो BI वेक्टर है ये, BI वेक्टर, हेयर BI वेक्टर इज इक्वल टू डेल r वेक्टर अपॉन डेल UI वेक्टर। और ये क्या है, इसका नाम लिख दीजिए, इसका नाम है बेस वेक्टर। हिंदी में बोले तो इसको बोल सकते हैं आधार सदिश। आधार सदिश है ये। अब देखिए, किसी भी सदिश का अगर हम परिमाण निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सदिश का परिमाण निकालने के लिए हम उसका क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड कर देते हैं, इस तरीके से मॉड्यूलेशन कर देंगे। तो BI का मॉड्यूलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, BI मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका मॉड्यूलेशन, यानी कि हम इसका जो है कैसे बना सकते हैं, देखिए परिमाण डेल r वेक्टर अपॉन डेल UI, इसका क्या कर दो, मॉड्यूलेशन कर दो, तो ये क्या हो गया, परिमाण हो गया। इस राशि को या इस क्वांटिटी को हम लिखेंगे नई क्वांटिटी से h से। ठीक है, और ये h क्या है, इस h को हम यहाँ पर बोल रहे हैं स्केल फैक्टर, यानी कि स्केल गुणांक। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर, या फिर इसको बोल सकते हो हिंदी में स्केल गुणांक। ठीक है, अब देखिए हमने जो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मेट था हमारा, ये वाला जो फॉर्मेट था, इसको हम दोबारा से लिख रहे हैं। इन जो भी हमने यहाँ पर जो आधार सदिश को लिया है, बेस वेक्टर को लिया है, स्केल फैक्टर को यहाँ पर हमने जो है आइडेंटिफाई किया है, इनको अगर यूज करते हैं हम इस वाली इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ अगर यहाँ पर, तो यूजिंग इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन 2 ले लीजिए और ये इक्वेशन 3 ले लीजिए, इनको यूज करते हुए देखिए मैं लिख रहा हूँ फिर से अगेन इसको लिख रहा हूँ। तो लिखूंगा इसे में dr वेक्टर इज इक्वल टू डेल r अपॉन, एक बार मैं फिर लिख देता हूं इसे वापस से। ठीक है, du1 डेल r अपॉन डेल u2 du2 डेल r अपॉन डेल u3 du3। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्मेट में है इस तरीके से। तो इसे लिखेंगे हम, अगर बेस वेक्टर यानी आधार सदिश के रूप में लिखें तो ये वाली जो क्वांटिटी वो क्या है, b1 होगी, b1 वेक्टर हो जाएगी, और ये हमारे पास में du1 आ जाएगा यहाँ पर। ये वाली जो क्वांटिटी हो जाएगी b2 वेक्टर हो जाएगी, और ये du2 आ जाएगा यहाँ पर। ध्यान देखिए ये वाली क्वांटिटी क्या है, b3 है, देन ये b3 वेक्टर, और ये हो गया du3, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे स्केल फैक्टर यानी कि स्केल गुणांक के रूप में लिखें तो देखिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसका परिमाण लेंगे तभी लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार के लिए, अगर मैं यहाँ पर यहाँ से देखिए, अगर आप किसी वैल्यू को अगर आप परिमाण निकालते हो तो कैसे निकालते हो, देखो जो सदिश राशि होती है यानी कि वेक्टर जो आपके पास में होता है, उसको लिखने का क्या तरीका होता है, ऊपर की तरफ आप क्या लिखते हो, मैग्नीट्यूड लिखते हो, और मैग्नीट्यूड लिखने के बाद में क्या करते हो, उसे डायरेक्शन यानी कि आपके पास में यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। इसी तरीके से हम करते हैं किसी भी क्वांटिटी को।
तो आपके पास में जो मैग्नीट्यूड है, अगर आप उसको अगर यहाँ पर लिख रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मान लीजिए सबसे पहले b1 वेक्टर जो उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूँ, तो b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड b1 से लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या बात की कि bi का मैग्नीट्यूड क्या है, h है, तो यहाँ पर b1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली b2 वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो क्या होगा, b2 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए इसी को देखते हुए क्या हो जाएगा, ये h2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर लेते हैं b3 का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा b3 और ये हो जाएगा h3। बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन देखिए, अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ बी आई वेक्टर, तो बी आई वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, तो बी आई की डायरेक्शन की बात करेंगे हम, तो देखिए b1 की बात करते हैं सबसे पहले, तो b1 की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो b1 की डायरेक्शन क्या होगी, e1 कैप होगी। ठीक है, और b2 वेक्टर की जो आपके पास में डायरेक्शन वो क्या होगी, e2 कैप होगी, और b3 की क्या होगी, e3 कैप होगी। नाउ अब हम ये जो इक्वेशन है हमारी ये वाली, अगर हम यहां पर वैल्यूज को फिर से पुट करते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इसे dr वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो वेक्टर है b1 वेक्टर, b1 वेक्टर को कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या है b1 वेक्टर का, h1, और डायरेक्शन क्या है, e1 कैप, तो हम इसे क्या लिखेंगे, h1 e1 कैप, और यहां देखो मल्टीप्लाई किसका है, du1 का है, तो इसे लिख देंगे हम du1। देन नेक्स्ट देखिए b2 वेक्टर, तो b2 वेक्टर के लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, h2 हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, e2 कैप हो जाएगी, तो ये हो जाएगा h2 e2 कैप du2। देन आगे देखिए b3 वेक्टर, तो b3 वेक्टर के लिए हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा h3 और डायरेक्शन हो जाएगी e3, तो ये h3 और ये e3 कैप du3। तो ये आपके पास में इस तरीके से हो गया dr वेक्टर। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप dr वेक्टर लिखते हो तो आप वहां पर लिखते हो dx i कैप, dy j कैप एंड dz k कैप। ये वाला फॉर्मेट जो सभी ने लिखा होगा, ठीक है, क्लास 11th एंड 12th में, तो बिल्कुल देखिए उससे मिलता जुलता फॉर्मेट है ये। यहाँ पर देखिए आपके पास में du1 की जगह क्या है, dx है, du2 की जगह dy है एंड du3 की जगह dz है। और देखिए मैग्नीट्यूड यहाँ पर नहीं है, h1 h2 h3 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब उनकी वैल्यूज क्या 1 1 है। और डायरेक्शन यहाँ पर e1 कैप की जगह पर क्या i कैप है, यहाँ पर e2 कैप की जगह j कैप है, और यहाँ पर e3 कैप की जगह k कैप है। ठीक है, तो ये वाली बात सभी को समझ में आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, ये वाला जो फॉर्मेट हमने लिखा है ना, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या आपके पास में, ये आपके पास में लाइन एलिमेंट है, तो इसे आप लिखोगे इक्वेशन टू शोज लाइन एलिमेंट ऑफ 4 करेंगे इसे, लाइन एलिमेंट 4 कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन 2 जो है ये क्या कर रही है, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि वक्र के निर्देश तंत्र में जो रेखा आपके बस में अवकल होता है, या फिर आप बोल सकते हो उसे हिंदी में इसके लिए एक टर्म होती है, यानी कि इसे बोल सकते हो आप लाइन एलिमेंट या फिर रेखा अल्पांश। ये शब्द तो सभी सुना होगा हिंदी मीडियम वालों ने, रेखा अल्पांश इसका मतलब। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लिख लें, तो यहां तक इसे पूरा कर लें, इसको नहीं लिखें, ये मैंने आपको एज ए एग्जांपल बताया है कि कैसे वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर कार्तीय निर्देश तंत्र में हम इसको जो है डिफाइन करते हैं, उसके जैसा ही सिमिलरली ये है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिखा है, तो यहां तक कर लेंगे।